हेलो डियर स्टूडेंट। आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जिसका सब्जेक्ट कोड है ME504 और डिप्लोमा में भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो है D505। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट मतलब दोनों के लिए जो सब्जेक्ट का नेम है वो सेम है। ठीक है, और लगभग उनका सिलेबस भी सेम करता है। तो जो कंटेंट आप दोनों के लिए कॉमन होता है उसके लिए मैं वीडियो एक कॉमन वे में तैयार करता हूं, ताकि आप लोग बेटर सिचुएशन समझ सकें कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक तरह से एक साथ, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से उपलब्ध हो सकें। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो उसका नाम है वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी आपके डिप्लोमा होल्डर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके चैप्टर में है। ठीक है, 5th सेमेस्टर ME D505 में। ठीक है, और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ME504 में। ठीक है, तो वर्क स्टडी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको इससे पिछले वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा कि हमने उस पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था। ठीक है, तो उसको एक बार से थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्क स्टडी में उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, कि उस लेक्चर को आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी था। तो जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में एक तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था और दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने आपको प्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें आपको मैंने 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया था प्रोडक्शन को। ठीक है, एक था आपका जॉब प्रोडक्शन, सेकंड था आपका बैच प्रोडक्शन एंड थर्ड था आपका कंटिन्यूस और फ्लो प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जॉब प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि हम जॉब प्रोडक्शन में वो प्रोडक्शन करते हैं जिसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने बनाया जब तक वो फिनिश नहीं हो जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए और एट प्रेजेंट टाइम जहाँ उसको पहुँचना चाहिए वहाँ ना पहुँच जाए, तब तक हम दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसको मैंने क्या बताया था आपको, जॉब प्रोडक्शन। दूसरा बताया था मैंने बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें कोई भी प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप मतलब एक बैच बाय बैच में होती हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 लोगों का बैच है, वो उस पर काम करता है पहले, फिर उसके बाद मान लो दूसरा कोई काम है उस पर 4 लोग काम करते हैं या सिंगल बंदा काम करता है। ठीक है, तो उसको मैंने बोला था बैच प्रोडक्शन, जो बैच में होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस प्रोडक्शन या फ्लो प्रोडक्शन। कंटिन्यूस या फ्लो प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है बेटा, मैंने जो बताया था आप लोगों को, कि जिसमें 24 आवर 7 डेज काम चलता रहता है, मतलब प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक जो आपके पास जो आपने बना दिया वो बिकेगा नहीं तब तक आप दूसरा बनाएंगे नहीं, वो उसमें कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को कई फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे और उसमें बताया था कि किस किस तरह से हम मान सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन क्या होगा और जॉब प्रोडक्शन क्या होगा और बैच प्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को फिगर के थ्रू भी उसको आइडेंटिफाई किया था और जो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो भी दिया था। ठीक है, तो ये था आपका टाइप ऑफ प्रोडक्शन। फिर मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप लोगों को इसकी भी 3 कैटेगरी बताई थी। ठीक है, तो पहली कैटेगरी बताई थी मैंने आपको लाइन या मिलिट्री और स्केल ऑर्गेनाइजेशन या स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को हम लाइन भी बोल सकते हैं, इसी को मिलिट्री भी बोल सकते हैं, इसी को हम स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? उसका रीजन ये था बेटा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती हैं, ना कि काम मैटर करता है। ठीक है, काम जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपका जो एक तरह का आप पे जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर समाहित किया है और उसकी बेसिस पर आप काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो होती हैं लाइन, मिलिट्री एंड स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा बताया था मैंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और लाइन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ और कॉमन होती है, कांस्टेंट होती है, कॉमन नहीं, कि उसमें एक चीज़ फिक्स होता है कि मतलब
आपसे ऊपर अथॉरिटी वाला बंदा ही केवल आपको ऑर्डर दे सकता है, उससे ऊपर वाली अथॉरिटी आपको ऑर्डर नहीं दे सकती। ठीक है, मतलब कि कोई एक सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर अपने वर्कर को ऑर्डर दे सकता है, जनरल मैनेजर नहीं दे सकता है। ठीक है, जनरल मैनेजर का काम है किसको ऑर्डर देना, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर के थ्रू कहाँ पे पहुँचना, वर्क तक पहुँचना। ठीक है, वर्कर तक। फंक्शनिंग में सिस्टम जस्ट इसके अपोजिट था। फंक्शनिंग में ये था कि वर्कर को काम बताना या वर्कर को सजेस्ट करने के लिए जनरल मैनेजर भी आ सकता है, उसका सुपरवाइजर भी आ सकता है, सुपरिटेंडेंट भी आ सकता है, ब्रांच मैनेजर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो फंक्शनिंग में सिस्टम ये था कि वर्कर से हर कोई आके बात कर सकता है और उसको एडवाइस दे सकता है। ठीक है, या उसको काम करने के लिए मतलब उसको काम असाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक तो होता है आपका फील्ड, ठीक है, फील्ड का सुपरिटेंडेंट, और एक होता है स्टाफ सुपरिटेंडेंट। तो फील्ड और स्टाफ सुपरिटेंडेंट में क्या अंतर हो जाता है कि जो फील्ड सुपरिटेंडेंट होता है वो क्या होता है कि डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट उसी का होता है। ठीक है, स्टाफ जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनका डिसीजन मेकर में ज़्यादा पार्ट नहीं होता है, सिर्फ वो अपनी एडवाइस को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों पे मैंने आपसे बात की थी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था पिछले लेक्चर का डिटेल डिस्कशन। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। तो टॉपिक का नाम है आपका वर्क स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क स्टडी पढ़ने से पहले क्या शर्तें हैं, क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रॉन्गबिलिटी है, उसके बेसिस पर हम बताएंगे। तो वर्क स्टडी आप पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल की कैपेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रांगली होना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपका मैकेनिकल जो एटीट्यूड है वो एग्जैक्टली क्लियर है, दिखना चाहिए। टू आइडेंटिफाई लेबर वर्क, मतलब कि हम लेबर वर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हों। ठीक है, हमें पता हो कि ये लेबर वर्क होता है, ये प्रोफेशनल वर्क होता है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, डेफिनेटली बात है, पता होगी। स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी की बात करें या उसकी इफेक्टिवनेस की बात करें, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी, मैन और मशीन की बात करें तो जो मतलब क्या होता है, जैसे मैन और मशीन होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है। मतलब मैन काम नहीं कर पाएगा तो मशीन काम नहीं कर पाएगी, मशीन काम नहीं कर पाएगी तो मैन काम नहीं कर पाएगा। इट मीन्स दैट कि मशीन के ऊपर आश्रित मैन है और मैन के ऊपर आश्रित मशीन है। ठीक है, मतलब कि मशीन का अगर स्विच ऑन नहीं करोगे तो मशीन चालू कैसे होगी। अब स्विच ऑन करने के लिए क्या चाहिए आपको, मैन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैन अगर है तो मैन को अगर अपनी खाना पूर्ति करना है तो ऐसी मशीनों की रिक्वायरमेंट है कि जिसके वजह से वो कुछ पैसा कमा सके। ठीक है, या उसके मतलब मैनुअली वर्क कितना कोई कर सकता है, जिसके पास स्किल होती है वो मैनुअली वर्क कर लेता है, जिसके पास स्किल नहीं है। अब मान ली किसी को ड्राइंग बहुत शानदार आती है, अब किसी को ड्राइंग आती नहीं है तो उसके अंदर तो जो इंटरनल स्किल है वो है ही नहीं, तो फिर वो पैसा कैसे कमाएगा। तो उस सिचुएशन में मैन मशीन आपस में एक इंटरकनेक्टेड एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की, हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी के बेसिस पर अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको वर्क स्टडी के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, तो आइडेंटिफाई बेटर टूल्स और मैन पावर फॉर एनी टास्क दैट मे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर हम वर्क स्टडी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, तो उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सिंपल वे में है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस टूल्स की और किस टाइप के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा, जैसे कॉलेज या स्कूल लाइब्रेरी असिस्टेंट जो बंदा होता है, जो कॉलेज या लाइब्रेरी असिस्टेंट जो बंदा होता है, उसके नॉलेज में कितनी सारी बुक्स, कितने सारे राइटर के नाम, इवनली उनके बुक्स नेम, सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है वर्क स्टडी का। ठीक है, उसका मेडिकल स्टोर में बेटा क्या होता है कि हज़ारों प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ऐसा तो है नहीं सबके नाम सेम होते हों,
लेकिन एक बंदे को ये पता रहता है कि कौन सी टैबलेट कहाँ पे रखी है, वो इमीडिएटली उस टैबलेट को वहाँ से उठा कर दे देता है। ये भी एक वर्क स्टडी का ही बहुत रियल एग्जांपल है। हार्डवेयर स्टोर में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, वो दुनिया पूरे आपके जो आपका स्टोर है उसमें फैले होते हैं। पता रहता है बंदे को कि कहाँ पर कौन सा नट या बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कोई चीज़ डली है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो हम वर्क स्टडी के बेसिस पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट्स में एक तो आपका वर्क स्टडी, उसको हम एग्जांपल के बेसिस समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन, वर्क स्टडी, ठीक है, रोल ऑफ वर्क स्टडी, लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप और रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क स्टडी। अब देखिए बेटा, वर्क स्टडी के जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उस एग्जांपल के बेसिस पे आप समझिएगा वर्क स्टडी होता क्या है। देखिए, एक मशीन है, एक मशीन के बारे में हम पता रहता है हमें कि वो कितनी हॉर्स पावर की है, मतलब HP कितना हॉर्स पावर है, इनपुट्स क्या है, उसके आउटपुट्स क्या है, ये भी हमको पता रहते हैं, एफिशिएंसी क्या है उसकी, ये भी हमें पता रहती है, और इफेक्टिवनेस क्या है, ये भी हमें पता रहती है, ठीक है। एक मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम उसी को मैन से रिप्लेस करें, ठीक है, व्यक्ति विशेष से रिप्लेस करें, तो मान लीजिए क्या व्यक्ति के हम हॉर्स पावर निकाल सकते हैं, क्या हम उसका इनपुट एंड आउटपुट निकाल सकते हैं, क्या हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्या उसकी इफेक्टिवनेस निकाल सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि भाई जो उसका इनपुट आउटपुट है उसकी बेसिस पर उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यही बोलोगे आप। उस तो अब जब एफिशिएंसी निकल आएगी तो उसकी इफेक्टिवनेस भी निकल आएगी। लेकिन अगर वही केस में मैं आपसे बोल दूं कि बंदा मान लो 23 साल का है, कोई बंदा 30 साल का है, कोई बंदा 35 साल का है, कोई बंदा 40 साल का है, फिर आप कैसे उसके बारे में पता कर पाओगे ये चीज़ें, ठीक है। उसकी बेटर जो एक मतलब सिचुएशन है कि वो किस सिचुएशन में है, काम कितना कर सकता है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, वो सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट कर पाओगे आप। तो इस सिचुएशन में वर्क स्टडी एक बहुत ही मेजर टूल्स है जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि किस काम के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, और उसके बेसिस पर आप वो काम में कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। तो वर्क स्टडी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर वर्क अरेंजमेंट को, आइडेंटिफाई करता है कि इस सिचुएशन में अगर ये हमने अरेंजमेंट लगाया तो इस अरेंजमेंट से हमारा जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमको किस तरह के टूल्स और किस तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वर्क स्टडी का काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आइडेंटिफाइंग बेटर मैन पावर ऑब्लिक मशीन फॉर एनी टास्क दैट में इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। क्लियर, समझ में आ गया होगा वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी एक ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि किस टास्क के लिए किस चीज़ का अरेंजमेंट या किस प्रकार की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, और उस रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए हमें किस तरह के अरेंजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वर्क स्टडी इज ए जेनेरिक टर्म ऑफ दोज टेक्निक्स पर्टिकुलरली मेथड्स स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ठीक है। जो वर्क स्टडी होती है ना, उसके मेजर दो जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड इन ऑल इट्स कंटेस्ट एंड विच लीड सिस्टमेटिकली टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, विच अफेक्ट द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ द सिचुएशन बीइंग रिव्यूड इन ऑर्डर टू अफेक्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। दो चीज़ों के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो इनका यूज कहाँ होता है, एक सिस्टमेटिक और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, मतलब किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने में या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में, विच इफेक्ट द एफिशिएंसी, जिससे क्या होती है उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है, और दूसरा उसकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है, ऑफ द सिचुएशन बीइंग रिव्यूड, ठीक है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट। सो ये आपकी डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी हो गया, ठीक है। और इसमें जो आपका स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम जो होगा वो 6 होगा, ठीक है।
क्योंकि आपको यहाँ पर एक एबिलिटी जनरेट हुई है कि आप कैसे अंडरस्टूड है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि वर्क स्टडी की वजह से हमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसके बेसिस पर हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करते हैं बेटा, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वर्क स्टडी को हम क्यों यूज करते हैं, क्या क्या इसका मतलब है, क्यों इसको हम इतना इम्पोर्टेंस दिए हैं। तो इसको इम्पोर्टेंस देने के मेन रीजन यही है। नंबर एक, सबसे बड़ी बात है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, इट मीन्स दैट कि वो एफिशिएंसी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, एक तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में बहुत सहायक है। दूसरा क्या है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। क्या होता है, जब आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपको मेन पावर और जो आपके टूल्स हैं, इन सब के बारे में अगर क्लियरली जो मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है, तो उससे क्या होता है कि बेटर से बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो निकल के आता है। ठीक है, तो ये एक इसका बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। टू चूज़ द फास्टेस्ट मेथड टू डू अ जॉब, मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट मेथड होगा वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, टू इम्प्रूव इफेक्टिव लेबर कंट्रोल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे इफेक्टिव लेबर कंट्रोल है, जैसे लेबर पे जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, क्योंकि आपने इस तरह का अरेंजमेंट बना रखा है कि हर लेबर के ऊपर एक कंट्रोलिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से लेबर प्रॉपर और अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो आपके रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं उनको इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम 6 रहेगा। ठीक है, नाउ टू डिसाइड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी आपको इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। टू पे फेयर वेजेस ओवर दी वर्किंग प्रोसेस, मतलब जैसे बंदा काम ख़त्म कर देता है तो उसको आप पे कर सकते हैं एज ए वेजेस के फॉर्म में उसको पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो वर्क होता है, ऑपरेशन ऑफ वर्क होता है, उससे क्या होता है कि आपकी कम से कम आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, टू ऐड द कैलकुलेटिंग एक्सेक्ट डिलीवरी, क्लियर है इसमें। टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक लेबर बजटिंग एंड टू डिसाइड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू डू आ जॉब, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर किसी जॉब वर्क के लिए। ठीक है, इसमें भी आपका SELO 6 ही क्लियर होता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी को 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया गया है, मैंने अभी आपको बताया था। एक है आपका मेथड स्टडी, दूसरा है आपका वर्क मेजरमेंट। वर्क स्टडी क्या है, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड फॉर ए टास्क, किसी भी काम करने के लिए जो बेस्ट मेथड होगा उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका मेथड स्टडी। ठीक है, एज टू हाउ शुड ए जॉब बी डन। ठीक है जी, मतलब हमको जो काम हमको दिया गया है वो हमको काम कैसे करना है। और दूसरा वर्क मेजरमेंट की बात करें तो टू आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, हाउ मच टाइम अ जॉब शुड टेक फॉर कंप्लीशन, मतलब किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाउंड बाय मोशन स्टडी और मेथड स्टडी, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो मेथड स्टडी से होगा, और वर्क सैम्पलिंग। ठीक है, और आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज फाउंड बाय द टाइम स्टडी और वर्क मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आपका SELO 8 क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं हम रोल ऑफ वर्क स्टडी की। चलिए, ठीक है, तो जब हम रोल ऑफ वर्क स्टडी की बात करते हैं तो वर्क स्टडी का क्या रोल है। तो नंबर 1, टू स्टैंडर्डाइज द मेथड ऑफ डूइंग अ वर्क। आप जैसे जो काम आप कर रहे हैं ना, आपने कोई काम है आपको असाइन हुआ है, उस काम को करने के लिए आपने क्या किया कि 2 या 3 सैंपल लिए। ठीक है,
उसको अरेंजमेंट काम करने के जो टाइम को डिस्ट्रीब्यूट टाइम अरेंजमेंट के लिए 2-3 सैंपल लिए कि इस तरह से काम करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, इस तरह से काम करेंगे तो इस तरह टाइम लगेगा। ठीक है, तो वर्क स्टडी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके लिए कौन सा टाइम स्टैंडर्ड हो गया है, तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है मेथड ऑफ ड्यूरिंग अ वर्क। ठीक है, टू मिनिमम द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, मिनिमाइज होने लगती है। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन दी स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए ड्यूरिंग अ टास्क, हम डिटरमाइन मतलब पता कर सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम को ड्यूरिंग ए टास्क, टास्क के काम के दौरान के अंतर्गत काम के दौरान हम पता कर सकते हैं कि हमको कितना स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टू मिनिमाइज द मटेरियल मूवल एंड ऑपरेटर्स मूवमेंट, सॉरी द मिनिमाइज द मटेरियल मूवमेंट एंड ऑपरेशंस मूवमेंट। ठीक है, मतलब कि जो मटेरियल का मूवमेंट है वो हम कम कर सकते हैं, ऑपरेशन मूवमेंट से उसको कम कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन होते हो, अगर मेरे को यह लग रहा है कि कुछ जो ऑपरेशंस है वो बेकार में एक सेटअप बना के बैठे हैं, तो उन ऑपरेशन को वहाँ से हटा के अगर मैं कहीं पर एडजस्ट कर दूँ तो एक क्या होगा, स्टेप आप पे कम हो जाएंगे, स्टेप कम होंगे तो आपका वर्कलोड कम हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, टू एलिमिनेट अननेसेसरी ह्यूमन मूवमेंट, मतलब कि जो मतलब कि मैंने वही चीज़ बात की कि जब आपने आपने स्टेप कम कर दिए तो स्टेप में कम होने से क्या होगा, लोगों की जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम मशीन, मैन और मटेरियल की बात करते हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के तौर पर ये काम करते हैं और फैसिलिटी को जैसे मतलब जो फैसिलिटी होती है तीनों के बेसिस पर वो एक आइडेंटिफाई हो जाती है। टू अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स के लिए हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड मशीन, जब मैंने एक एग्जांपल दिया है तो जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि जैसे एक मशीन है, एक आपका मेन है। ठीक है, वो काम कर रहा है, उसका काम क्या है कि उस मशीन को एज पर रिक्वायरमेंट के बेस पर ऑपरेट करना। तो ऑपरेट करना ये किसका काम है, मेन का काम है। ऑपरेट करने के बाद उस प्रोडक्ट पे काम करने का काम किसका है, मशीन का है। तो मतलब क्या हुआ, मेन मशीन आपस में क्या हुए, इंटरकनेक्टेड हुए। तो जब इंटरकनेक्टेड हुआ तो फिर ये इसमें दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्क स्टडी में कि इस व्यक्ति की आवश्यकता है कि इससे बेटर जो ट्रेनी है उसकी आवश्यकता है, वो आप पता कर सकते हैं। दूसरा, जिस टूल्स पे ये काम कर रहा है या जिस मशीन पे ये काम कर रहा है, उस मशीन पे जो उसका टूल है उस टूल में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो उसके बेसिस पर उस टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक वर्क स्टडी का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये मेजर से एग्जांपल हैं जो आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं। ठीक है, फिर लर्निंग आउटकम की बात करें तो एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मैन पावर एंड मशीन पावर फॉर स्पेसिफिक वर्क, मतलब कि हर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए हम मैन पावर और मशीन पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस काम में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस काम में मशीन पावर की रिक्वायरमेंट, और किस काम में मैन मशीन दोनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्पेसिफिक वर्क, मतलब किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा अगर समय लगता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम सेट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर रखा है कि 8 घंटे जो बंदा काम करता है उसको उसका डे का काम माना जाता है। तो क्या है, ये एक स्पेसिफिक जो एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है जी, जो स्पेसिफिक वर्क को रिप्रेजेंट करता है। एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ वर्क स्टडी, वर्क स्टडी का रोल क्या है जी आइडेंटिफाई हो जाता है, उसका काम क्या है, वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, लेक्चर के दौरान आपने समझा होगा। टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से बता देता है। ठीक है, और उसके अदरवाइज भी कुछ और लर्निंग आउटकम हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक सेटिस्फिकेशन भी होता है, क्योंकि जब आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं तो आपको एक जॉब सेटिस्फिकेशन मिलती है। ठीक है, तो वो भी एक लर्निंग आउटकम ही है।
फिर रिसर्च स्कोप की बात करते हैं तो वर्क मेजरमेंट फॉर स्पेसिफिक अरेंजमेंट, मतलब कि कोई भी काम है उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट का अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उस अरेंजमेंट के बेसिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये काम हो सकता है। वर्क सैम्पलिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि कोई कोई कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ टाइम की वजह से लॉस में जाती हैं। टाइम की वजह से मतलब उनका प्रोडक्ट तो बनता है अच्छा, सब कुछ है, लेकिन जो वर्किंग कैपेसिटी है वहाँ पर वो भी उनकी ठीक है, लेकिन टाइम उनका ज़्यादा लग रहा है। टाइम के ज़्यादा लगने से क्या हो रहा है कि उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन पे पे करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन पे पे करना पड़ रहा है, तो उतनी कॉस्ट उनकी नहीं निकल पा रही है, ठीक है, तो वो घाटे में जा रहे हैं। तो उस घाटे को कम करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट वहाँ के लिए बना सकते हैं। ये एक रिसर्च के लिए बेस्ट आपके लिए सुटेबल एग्जाम्पल है, ठीक है। सेट द स्टैंडर्ड फॉर बेटर वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। सेटअप आप बता सकते हैं कि कहाँ पर कितना, किस एनवायरनमेंट में कौन सा काम बेटर सिचुएशन में कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कर इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट है। मतलब वर्कर के ऊपर हम एक इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर हम एक रिसर्च कर सकते हैं कि इफेक्टिवनेस कब नज़र आएगी, वर्कर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद रेफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ठीक है। और जो मैंने फिगर लिया था उसके लिए मैंने bnmanpower.com से एक जो आपको फिगर दिखाया था जिसमें मैन मशीन का रिलेशन दिखाया था, ठीक है। बाकी कुछ बुक्स के मैंने रेफरेंस दिए हैं जहाँ से हम वर्क स्टडी को और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए इसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ये तो लेक्चर का हो गया, मैं थोड़ा सा आपको एक पूरे लेक्चर का एक दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि मैंने आपको इस लेक्चर में क्या क्या बताया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने कंटेंट क्या मैंने बताया था, तो कंटेंट में वर्क जो स्टडी है उसका एग्जाम्पल के बेसिस पर, फिर उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ वर्क स्टडी, लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप और रेफरेंसेस, ठीक है, ये अपने कंटेंट थे। फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क स्टडी के बारे में बताया, एक मैन और मशीन के दोनों के कंपैरिजन में मैंने बताया कि वर्क स्टडी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। मशीन की हम सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने मशीन को बनाया है, ठीक है। मशीन को हमने बनाया है तो हम उसकी हॉर्स पावर पता कर सकते हैं, उसका इनपुट आउटपुट भी हमें पता रहता है, उसकी एफिशिएंसी भी पता रहती है, उसकी इफेक्टिवनेस भी पता रहती है। लेकिन जब हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ एक बंदा की एफिशिएंसी पता हो, लेकिन उसी बंदे की जगह मैंने अगर एज फैक्टर रिप्लेस कर दिया तो फिर आप उस बंदे की नहीं बता सकते कि उस बंदे की इफेक्टिवनेस क्या है, उस बंदे की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब एक ग्रुप फील्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई बंदे और कई एज के लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो वहाँ पर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट और बेटर मैन पावर और मशीन की जो ज़रूरत होती है उसको फिलअप करने के लिए हम वर्क स्टडी के थ्रू हम वो काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होती है कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। ये होता है। डेफिनेशन की बात की थी फिर मैं आपने वर्क स्टडी के लिए क्या होती है, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक आपका मेथड स्टडी, दूसरा आपका वर्क मेजरमेंट। फिर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, तो 1/1 जो 1 से लेकर 12 तक जो इसके इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने आपको बताए थे कि एक तो इंक्रीज एफिशिएंसी, दूसरा बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, फास्टर मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस, लेबर कंट्रोल, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, इन सब के बेसिस पर मैंने आपको 12 पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी में दो टाइप की मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था, एक था मेथड स्टडी, दूसरा था आपका वर्क मेजरमेंट। तो मेथड स्टडी क्या काम करता है कि वो एक तरह से आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस काम को कैसे करना है, ठीक है। और वर्क मेजरमेंट क्या करता है कि उस काम को करने के लिए हमें कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, कितने समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने बात की थी रोल ऑफ वर्क स्टडी की, तो हमने जैसे जो मेथड है वो ड्यूरिंग ए वर्क स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। मतलब कि मैंने क्या बताया था कि अगर कोई हम 2-3 मेथड लगा के उस काम को करते हैं तो उसमें से हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कौन सा मेथड हमें
ज़रूरी है और कौन सा मेथड हमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिए इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं। वर्क स्टडी का अगर हम मेथड स्टडी की बात करें उसके पार्ट की, तो वर्क स्टडी में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल हैं। कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अननेसेसरी जो ह्यूमन मूवमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके बैच प्रोडक्शन है उसमें से हम कुछ बैच कम कर सकते हैं, सिस्टमेटिक और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑल फैक्टर्स की। ठीक है, फिर मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो ये एक बंदे के बारे में बताया था। ठीक है, एक बंदा और मशीन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, उसका लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप, रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंटेंट था मैंने जो आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे। ठीक है, और जो हम लोग स्टडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ यही है कि आप लोगों तक किस तरह से हर एक कंटेंट एक बेटर सिचुएशन में पहुंच सके। हम भले ही आप लोगों के संपर्क में नहीं हैं या आपके पास नहीं है, आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वर्क स्टडी, आई होप कि आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्टली मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच।